नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग हमारा इकाई 7 जंतुओं में पोषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जंतुओं में पोषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले कक्षा में हमने पोषण की आवश्यकता की चर्चा किया, भोजन अंतग्रहण की विधियों के बारे में बताया और मानव के पाचन के बारे में हमने चर्चा किया। तो मानव पाचन तंत्र का हमने चित्र देखा, है ना। और चित्र देखकर हमने उसके बारे में चर्चा किया। तो हम देखते हैं, हमने मानव शरीर के बारे में जो पाचन क्रिया है उसके बारे में हमने अपने पिछले कक्षा में क्या क्या चर्चा किया था। तो मानव में पाचन, मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जो लंबी नलिका से जो गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको चित्र दिखाकर बताया था। उसके बाद जो हमने क्या देखा कि मुख गुहा, है ना, मुख गुहा और ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल के विभिन्न भाग है। तो ये सब क्या है? आहार नाल के विभिन्न भाग है। ठीक है, फिर तो इन सब पॉइंट्स को आप लिख के भी रख लीजिएगा। फिर हमने देखा दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में, दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में क्या होती है? लार ग्रंथियों से जो हम लोग चबाते हैं वो जो है लार ग्रंथियों से स्रावित लार में मिल जाता है। यानी जब चबाते हैं उसमें से स्राव निकलता है ना। तो लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है? ये भोजन है। ठीक है, ये क्या है? भोजन। भोजन वह लसलसा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? भोजन। ठीक है, ये भोजन। तो भोजन कैसा हो जाता है? भोजन जो है लसलसा हो जाता है। ठीक है, लसलसा हो जाता है, जिससे कि अंदर जाने की प्रक्रिया आसानी से होता है। फिर हमने किसके बारे में बात किया? जो लार होती है ना। जब लार होती है, इसमें क्या होता है? जो भोजन जब हम आहार नली से जब जाता है तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, उसमें जो है क्या, कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक का। ठीक है, टाइलिन नामक का एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है। तो ये क्या करता है? रोटी के जो कार्बोहाइड्रेट के जो जटिल कण होते हैं उसको किस में बदल देते हैं? मीठे माल्टोज में। जब हम चबाते हैं तब क्या होता है? उसमें से जो लार जो आता है वो मीठे माल्टोज में बदल देता है। और यहाँ से भोजन कहाँ को जाता है? यहाँ से भोजन जो है ग्रास नली में पहुंचता है, और फिर वहां से कहाँ को जाता है? फिर आमाशय में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद फिर आमाशय में पहुंचता है। जब आप ये लिखोगे तो इसके साथ ही आप क्या करोगे? डायग्राम यानी चित्र को भी बनाओगे। यहाँ पर भोजन काफी देर तक आमाशय की दीवारों से क्या करता रहता है? जठर रस। ये क्या है? जठर है। ठीक है, ये जठर जातर लिखा हुआ है। ये क्या है? जठर रस। जठर। ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। जठर रस, जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें क्या होता है? पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या क्या होता है? पाचक एंजाइम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एवं क्या होता है? एवं श्लेष्म। ठीक है, श्लेष्म में पाया जाता है। तो जब काफी देर तक जो हमारे जो आमाशय में भोजन है ना, भोजन काफी देर तक आमाशय की दीवारों से क्या करता रहता है? जठर रस। कौन सा रस है? जठर रस का क्या होता है? स्त्रावण होता है। और इसमें से जो पाचक एंजाइम होता है वो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्म में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल क्या करता है? आपको पता है ना कि एसिड, यानी जो जैसे भोजन, जैसे कि हम लोग कोई अचार कुछ बनाए तो हम लोग अगर उसमें क्या खाने का अम्ल जब मिलाते हैं तब क्या होता है? वो खराब नहीं होता है ना। तो इसमें से क्या होता है? श्लेष्म पाया जाता है। फिर हमने क्या देखा था?
चलिए, पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। जो पाचक जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से निकलते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है? पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, पेप्सिन द्वारा किसका पाचन होता है? पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और पेप्सिन द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद जो है रेनिन दूध को दही में बदलता है। रेनिन क्या काम करता है? दूध को दही में बदलता है रेनिन। ठीक है, रेनिन। तो रेनिन जो है क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। यानी जैसे कि आप दूध पीते हो तो हमारे अंदर जाकर वो किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि जो है श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से जो है एसिडिक फूड सब जो होते हैं उसके प्रभाव से क्या होता है? श्लेष्म आमाशय के आंतरिक दीवार को उससे सुरक्षित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो देखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाता है? भोजन के जो माध्यम है उसको अम्लीय कर देता है और भोजन के उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है ना। भोजन के जो उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु सब होते हैं उसे नष्ट करता है तथा भोजन को किससे बचाते हैं? सड़ने से बचाते हैं। उसके बाद फिर क्या क्रिया है? आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अब आमाशय से भोजन कहाँ को पहुंच रहा है? छोटी आंत में। और यहाँ से क्या होता है? पीताशय से निकलने वाले पीतरस, कौन सा रस निकलता है पीताशय से? पीतरस। और जो पीतरस होता है वो और आग्नेयाशय रस है ना, आग्नेयाशय रस क्या होता है? ऐसे निकलने वाले अग्नाशयी। तो अग्नाशय रस से जो है निकलने वाला क्या होता है? निकलने वाले अग्नेयशायी। ठीक है, अग्नेयशायी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। दोनों नलिकाओं के द्वारा क्या होते हैं? ये पहुंचता है। और इन रसों में उपस्थित जो ये रस जो होते हैं जब पहुंच जाता है तो इसमें एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो इससे किसका पाचन होता है? प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है और पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। अब क्या होता है कि छोटी आंत में ही लगभग भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण हो जाता है और उसके बाद भोजन किस अवस्था में बदल जाता है? तरल अवस्था में बदल जाता है। तो देख रहे हो ना हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही है। और आखिर में भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है आखिर में? उसके अंतिम भाग की दीवारों पे। ठीक है, अंतिम भाग में पहुंचता है और उसकी दीवारों पर जो अंगुलीनुमा उभार विलाई पाए जाते हैं। यानी जो अंगुली के आकार के, यानी जो कहां पर होता है? जो छोटी आंत के अंतिम भाग में जब पहुंचता है तब जो है वहां जो है इसकी दीवारों पर कैसा आकार पाया जाता है? अंगुलीनुमा उभार है ना, अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? विलाई है ना, विलाई। आपने देखा होगा जब उसके चित्र उठाकर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इस तरह से कैसा दिख रहा है? छोटी आंत सब, बड़ी आंत सब कैसा दिख रहा है? एक पाइप की तरह लग रहा है ना। तो वैसे जो है अंगुलीनुमा उभार को जो है पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और इसके द्वारा भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाता है। तो अब क्या होता है? इसके द्वारा जो भोजन के जो पोषण पदार्थ है उसे अवशोषित कर लेते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है। ठीक है, ये सब हमने अपनी पिछले कक्षा में भी चर्चा किया था। अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिका, जो अवशोषण हो जाता है पूरा पच सब जाता है उसके बाद जो है बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि किसके लिए छोड़ा जाता है? शरीर की वृद्धि एवं
अन्य जैविक क्रिया को संचालन हेतु, अन्य जैविक क्रियाओं की संचालन हेतु किया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ जो पोषण होता है, जो बचा हुआ जो भोजन होता है, तो कोशिकाओं और शरीर की वृद्धि के, है ना, वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। और भोजन की जो अनुप्रयोग का भाग, यानी जो अनुपयोगी जो भाग होता है, वो कहाँ लास्ट में पहुंचता है? बड़ी आंत में पहुंचता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, जो बचा हुआ जो भोजन के जो अपशिष्ट सब बच जाते हैं, वो जो है क्या होता है? अर्धठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होते हैं। अब वो कहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? ये अर्ध ठोस है। ठीक है, आधे ठोस, अर्ध ठोस, तो अर्ध ठोस। ठीक है, अर्ध ठोस के रूप में कहां पर इकट्ठित हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं? मलाशय में एकत्रित होते हैं। जो समय समय पर, जो किस रूप में बाहर निकलता है? जो समय समय पर जो है, समय समय पर कैसा निकलता है? बाहर निकल जाता है ना? इसके द्वारा, किसके द्वारा निकलता है? गूंदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये जो बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है बहिक्षेपण कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशेषण होता है, उसके बाद उसका स्वांगीकरण होता है, और आखिर में क्या होता है? बहिक्षेपण होता है। ठीक है, तो ये था मानव पाचन तंत्र। अब इसके बाद जो है आपके किताब में एक, चलिए, अब इसके बाद आपके किताब में जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम नहीं, एक बॉक्स दे रखा है, ये देखिए तालिका। ठीक है, आपकी किताब में एक तालिका दे रखा है। इस तालिका को जरा देखिए, ये देख रहे हो तालिका 7.1, 7.1। ठीक है, तालिका, इसको आप अपने किताब में जरा देखिएगा। इसमें जो है अंग, एक एक अंग दे रखा है, और किस पाचक रस के रूप में बदलता है, और भोजन के अवयव क्या है, और पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप कैसा बदल जाता है, ये दे रखा है। तो अंग कौन सा है? पहला दे रखा है मुख गुहा, और इसमें जो है कौन सा पाचक रस होता है? लार, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। और भोजन के जो अवयव होते हैं, वो मांड के रूप में, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। और पचने के बाद जो है इसका सरलतम रूप कौन सा हो जाता है? माल्टोज। उसके बाद जो है अगला दूसरा दे रखा है ग्रास नली, और इसमें कोई भी पाचक रस नहीं होता, और भोजन के अवयव क्या होता है? चबाया हुआ भोजन होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है? सीधा आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय, आमाशय में जो पाचक रस होता है, वो देखिए जठर रस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और भोजन के जो अवयव है, जैसे कि प्रोटीन, दूध, पाली जो है दूध, और पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड्स जो है, तो पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसमें जो है पचने के बाद भोजन की सरलतम रूप क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। दूध से दही बनता है, हमने कहा ना, जब पेट में जाता है तो क्या है? दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। और अंक, अगला देखिए छोटा आंत, छोटा आंत में क्या क्या होता है? पाचक रस, पीतरस होता है। कौन सा होता है? पीतरस होता है। जो अग्नाशयी रस, और क्या है? अग्नाशयी रस। तो आपको इन सब में देखना है कौन कौन से अंग में कौन कौन से पाचक रस होते हैं, और भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है? वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च, माल्टोज। ठीक है, आदि का होता है। और पचने के बाद सरलतम रूप क्या है? माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, फिर क्या है? ग्लिसराइल, ये सब होता है। फिर उसके बाद जो है बड़ी आंत है, इसमें कोई पाचक रस नहीं है, भोजन के अवयव नहीं है। इसमें जो है अतिरिक्त जल जो होता है, उसका क्या हो जाता है? उसका अवशेषण हो जाता है। और लास्ट में आखिर में क्या दे रखा है? गुद्दा द्वार। ठीक है, गुद्दा द्वार से क्या होता है? इसमें भी पाचक रस,
भोजन का अवयव कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, पचने के बाद सरलतम रूप की अस्थाई रूप से जो अपशिष्ट और अपचे, जो जो नहीं पचता है ना, हुए भोज्य पदार्थ का संग्रह और बहिक्षेपण होता है गुदा द्वार से। ठीक है, गुदा द्वार से ये सब होता है। तो इस बॉक्स को क्या कीजिएगा, आप अपने किताब, अपने नोटबुक में जरा बना दीजिएगा, या फिर एक A4 पेपर लेकर इसमें सभी लिखकर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं तो हमने क्या देखा। अभी हमने जो है भोजन की अंतग्रहण की विधियां, जिसमें हमने जो है बहुत सारे जानवरों का देखा, और किसका देखा, पहले जो हमने प्राणियों का है ना, कि चींटी, मधुमक्खी, केंचुआ, ये सब देखा, और सरीसृप वर्ग का देखा, मानव में पाचन की क्रिया को हमने देखा। अब हम देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अगला हम क्या देख रहे हैं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। चलिए, घास खाने वाले जो है, अगला हम क्या देख रहे हैं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, अगला हम क्या देख रहे हैं, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो आप आपने शाकाहारी जंतुओं को देखा होगा, जैसे गाय है, भैंस है ना, बकरी है, आदि को आपने देखा होगा, जो शाकाहारी जंतु है, जानवर है। तो ये कभी आपने देखा है कि वे किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे खाते हैं। ये जंतु पहले घास आदि को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल लेते हैं। ठीक है, इसमें आप एक चित्र दे रखा है, घास खाने वाले जंतु का आहार नाल की संरचना 7.3 में। जरा सभी उस चित्र को जरा देख लीजिए, तो हम चित्र की सहायता से आपको बताते हैं। ठीक है, हम लोग जो है अब क्या करेंगे कि जो चित्र की सहायता से आप जरा उस चित्र को जरा आप अपने इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो है चित्र, चलिए इसमें ये चित्र नहीं ले रखा, तो आप जरा उस चित्र को जरा आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें जो है एक गाय का चित्र दे रखा है। देखा ना आपने, एक गाय का चित्र दे रखा है। तो जब गाय जो है, या जब घास खाते हैं, तो वे क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना। वे जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं घास को निगल लेते हैं, और आमाशय के एक भाग में क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं। वे आमाशय के एक भाग में, देख रहे हो ना, वो गाय को देखो, जो चित्र 7.3 में दे रखा है, उस गाय को देखो, उसकी जो आमाशय को देखो। ठीक है, उनकी उसकी संरचना को देखो। तो उसमें जो है क्या करते हैं, वे एक भाग में क्या करते हैं, जो खाया हुआ घास है उसको क्या कर रहे हैं, भंडारित यानी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भंडारित कर लेते हैं, भंडारित। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, जब भंडारित कर लेते हैं तो आमाशय का वह भाग क्या कहता है, रुमेन कहते हैं, रूमेन, रूमेन। देख रहे हो ना, उस भाग को जरा आप देखिए, जैसे करके एक हरा हरा भाग दे रखा है, यहाँ पर कौन सा रंग भरा हुआ है, यहाँ पर ऐसा एक भाग दे रखा है, जिसमें कौन सा रंग भरा हुआ है, हरा हरा, है ना, हरा रंग भरा हुआ है। अब जरा उस चित्र में देखिए, तो इस भाग को क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। तो ये क्या है, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। जो रूमेन होता है, इसमें जो भोजन का आधा पाचन होता है, कैसा पाचन होता है, आंशिक, यानी पूरा क्या करते हैं, भंडारित कर लेते हैं, वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसमें जो है कैसा पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है। ठीक है, पाचन, आंशिक पाचन होता है, और इसे क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं,
जहां पर आंशिक पाचन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं। ठीक है, जुगाल। इसके बाद जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में, उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में अब क्या करते हैं, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। तो जब गाय सब क्या करते हैं, आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और आमाशय के इस भाग को रूमेन कहते हैं और वहां पर इसका आंशिक पाचन होते हैं जिसे जुगाल कहते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो आपने हमेशा देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान दीजिएगा कि गाय सब जब खेतों में खड़े होते हैं तो वो चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, यानी घास नहीं खा रहे होते फिर भी वो चबा रहे होते हैं। तो वे क्या करते हैं, जो छोटे पिंडकों के रूप में जो होते हैं उसे पुनः अपने मुंह में लेकर आते हैं और इसे चबाते रहते हैं, है ना। तभी क्या देखा होगा कि जानवरों को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। और चबाने का यह प्रक्रम क्या कहते हैं, जो चबाते रहते हैं इस प्रक्रम को, चबाने का इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमनंथन। रोमनथन, रोमधन। ठीक है, क्या कहते हैं, रोमनधन कहते हैं। ठीक है, चबाने का प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम है वो, चबाने का प्रक्रम। और ऐसे जंतु क्या कहते हैं, रोम नंदी कहते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, जो रोम नंदी, रोम नंदी कहते हैं। ठीक है, या रूमिनेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, चलिए इसको हम मिटा कर लिखते हैं। तो गाय जो अपने मुंह में जो है क्या करते हैं, जो घास वो जल्दी जल्दी खा जाते हैं उसको बार बार अपने मुंह में वापस लेकर आते हैं और उसको क्या करते हैं, वो चबाते ही रहते हैं। क्या करते रहते हैं, चबाते ही रहते हैं। ठीक है, और ये जो चबाते हैं, चबाने का ये प्रक्रम, प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमनथन कहते हैं। ठीक है, चबाने के इस प्रक्रम को रोमनथन कहते हैं। और ऐसे जंतु जो इस तरह से चबाते हैं, ऐसे जंतु को क्या कहते हैं, रोम नदी, रोम नंधी, रोम नंधी। ठीक है, कहते हैं, या क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं, या रूमिनेंट। ठीक है, या रूमिनेंट कहते हैं। तो ये जो गाय भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन क्या होता है, घास होता है। जिसमें जिससे क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो घास, मुख्य भोजन क्या है, घास है। इसमें जो है किसकी मात्रा अधिक होती है, सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। इसका पाचन क्या है, आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो रूमिनेंस में जो छोटी आंत होती है, रूमिनेंस में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है। तो आप देखिए, उनकी जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उसके बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, अंदनाल। इस संरचना को क्या कहते हैं, अंदनाल कहते हैं, या सीकम, या क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। तो इन सब टर्म्स को जरा याद रख लीजिएगा। भोजन के सेल्यूलोज के का पाचन इसी स्थान पर होता है। तो भोजन के सेल्यूलोज का पाचन जो है कहाँ पर होता है, अंदनाल या सीकम, है ना। तो जो है इसका पाचन, हमने हमने देखा कि इसमें जो है भारी मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है जो वे खाते हैं, और उसका जो है पाचन आसानी से नहीं होता है। और रूमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंदनाल या सीकम कहते हैं। तो इसका पाचन, जो सेलुलोज है उसका पाचन यही से होता है। अब जो है हम लोग देखते हैं अमीबा एवं हाइड्रा में संभरण एवं पाचन। तो हम लोग देखते हैं कि अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में किस तरह से पाचन क्रिया होता है। अमीबा
एवं हाइड्रा। ठीक है, अमीबा एवं हाइड्रा में जो है संभरण एवं पाचन देखते हैं। संभरण एवं पाचन। तो जो है अमीबा, हमने पहले भी आपको चित्र दिखाया था, आपके इसमें एक चित्र भी दे रखा है, चित्र 7.4। सभी उस चित्र को जरा देख लीजिए। देख रहे हो ना, ये चित्र दे रखा है, जरा इसको देख लीजिए पहले। तो अमीबा तथा हाइड्रा में भोजन ग्रहण कैसे करते हैं? तो अमीबा जो है कहाँ पर पाया जाता है? जलाशयों में पाया जाता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है। और ये पाए जाने वाला कैसा जीव जंतु है? एक कोशिक जंतु है। जैसे मनुष्य सब क्या है? बहुकोशीय जंतु है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अमीबा सब जो है कैसे जंतु है? एक कोशिक। ठीक है, एक कोशिक, एक कोशिक जंतुए होते हैं। और ये जो है अमीबा निरंतर अपनी आकृति, ये देख रहे हो इसकी आकृति, देखो कैसे कैसे बना हुआ है। तो निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। और इसकी कोशिका में एक या अनेक, एक से अनेक, देख रहे हो ना, एक अनेक, बहुत सारे हैं ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। अनेक उंगलियों के समान क्या होता है? कोशिका के एक अथवा अनेक उंगली के समान प्रवध निकलते हैं, यानी इस तरह के, ये आकृति देख रहे हो ना, ये निकलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पादाप बोलते हैं। इस आकृति को क्या बोलते हैं? पादाप। ठीक है, पादाप कहते हैं। यह अमीबा को गति देने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये जो है किसमें ये पादाप किसके लिए सहायता करते हैं? गति देने में और भोजन को पकड़ने में क्या है? सहायता करते हैं। तो जो अमीबा जो होते हैं सूक्ष्म जीवियों को कैसे ग्रहण करते हैं? ये देख रहे हो ना, कीट यहाँ पर है, ये देखिए, देख रहे हो ना, कीट यहाँ पर है, रुका हुआ है। तो कैसे ग्रहण करता है? जैसे ही कोई भी कीट को देखता है, क्या करता है? अपनी कोशिका झिल्ली के समीप कोई भी कीट अगर उन्हें एहसास होता है कि आया हुआ है, ये क्या करता है? ये अपने खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करता है। यानी देखिए इस तरह से विकसित कर लिया इसने, ये देख रहे हो ना, ऐसे विकसित कर लिया, यानी इसको बढ़ा दिया है, तो विकसित कर लेता है। और उसके क्या होता है? कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। ये देखिए इसको ऐसे विकसित कर लिया, पहले देखिए छोटा था, तो इसको क्या कर लिया? इस तरह से विकसित कर लिया। और ये देख रहे हो, इसको, इस कीट को फिर कहाँ को? इसके अंदर को निगल लिया, है ना। और जो है पादाप क्या करता है? ये इसके जो कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। देख रहे हो ना किस तरह से निगल दिया। और खाद्य पदार्थ इसकी खाद्यदानी में फंस जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी खाद्यदानी है, इसमें जो है खाद्य पदार्थ यानी जो भी कीट होते हैं वो उसमें फंस जाता है। और जो पादप विलुप्त हो जाते हैं, और पादप फिर क्या हो जाता है? ये विलुप्त हो जाता है, ऐसा अंदर को हो जाता है। खाद्यदानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। और जो खाद्यदानी है इसमें क्या क्या है? पाचक रस है। इसमें क्या भरा हुआ है? जो पचने का रस है ना, पाचक रस जो है स्रावित होते हैं, जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थ में बदल देता है। जब खाने के बाद क्या होता है? पाचक रस, उसको, इसमें पाचक रस स्रावित होता है, जो क्या करता है? खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है ना। और पचा हुआ जो खाद है, जो पचा हुआ जो खाद होता है, उस पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं। उसके बाद शरीर में किसमें क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाओं होती है। ठीक है। और बचा हुआ अपशिष्ट जो है, इसका जो बच जाता है, वो जो अपशिष्ट होता है, वो क्या होता है? पदार्थ खाद्यदानी द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसकी जो अपशिष्ट है, ये खाद्यदानी द्वारा क्या हो जाता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। तो
हाइड्रा, देखिए अब अगला है, हाइड्रा में स्पर्शक द्वारा भोजन ग्रहण। ये देख रहे हो ना, इसके चारों तरफ ऐसे उंगलियों जैसा बना हुआ है, ये क्या है, स्पर्शक है। ठीक है, तो हाइड्रा नामक जंतु के मुख में स्पर्शक गिरा होता है, ये देखिए स्पर्शक। और इसमें क्या होता है, देह गुहा, हम्म, और विकसित पाचन अंक नहीं पाए जाते, तो इसमें देह का गुहा और जो विकसित पाचन अंक जो है नहीं पाए जाते हैं। तो लेकिन क्या है, कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन क्रिया संपन्न करती है, लेकिन इसमें जो है कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या संपन्न करता है, पाचक। ठीक है, पाचन गुण जो है कार्य संपन्न करता है। और स्पर्शक की सहायता से क्या करते हैं, ये देख रहे हैं कीट को किस तरह से, ये देखिए अंदर लेकर आ रही है, ये देखिए अंदर निकल गया और इसके अंदर ये देखिए कीट जा रहा है। तो जो है स्पर्शक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर जाता है और कोशिकाओं में इसका पाचन होता है। देख रहे हो ना ये चित्र 7.4। ठीक है, ये एक प्रश्न है, तो आप इस चित्र को उस प्रश्न में बनाओगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि भोजन का पाचन का आधारभूत प्रक्रम जो है सभी प्राणियों में एक समान है। ठीक है, क्योंकि जो है सभी में क्या होता है, पाचन होता है। और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परावर्तित किए जाते हैं। तो जो हमने क्या देखा इसमें, कि ये जो खाद्य पदार्थ है, चाहे चाहे वो अमीबा हो चाहे हाइड्रा हो, खाद्य पदार्थ जो है इसमें जो है क्या किया जाता है, अंदर को ले लिया जाता है और इससे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। और इसी ऊर्जा के उपयोग से जंतु विभिन्न जैविक क्रियाओं का संचालन किया करते हैं। तो हमने इस पाठ में इन सबके पाचक क्रियाओं को देखा। ठीक है, किस तरह से सूक्ष्म जीवी या कोई भी जीव हो उसमें पाचन की प्रक्रिया होती है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।